हेलो स्टूडेंट। अब तो बिल्कुल एग्जाम आपके पास ही आ गए हैं। तो एक चैप्टर और है जिसका वीडियो मैंने नहीं डाला है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। काफी बच्चे इस चैप्टर को छोड़ के जाते हैं और समझ नहीं आता है, जबकि इसके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सिंपल आते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर कोई स्टूडेंट बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है या बिल्कुल छोड़ के जा रहा है या थोड़े बहुत कंफ्यूजन से, तो मैं दो पार्ट में इसको आधे घंटे में इतना एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको आराम से एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो अटेंड हो जाएगा। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले चैप्टर का नाम कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपके अकाउंट चैप्टर का लास्ट चैप्टर रहेगा, जिसका वेटेज 8 मार्क्स रहेगा। 8 मार्क्स के लिए चैप्टर आता है और इसमें 3 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा, बाकी थ्योरी के क्वेश्चन में रहेंगे। तो जो बेसिक सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है जो मोस्ट प्रोबेबल है वो मैं आपको बता देता हूँ उसमें कैसे पढ़ना है। सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। ये लास्ट टाइम भी पूछा गया लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मीनिंग ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऐसी चीजें जो या तो एक्चुअल में कैश है या कैश के बराबर है, वो यहाँ पे कैश फ्लो में तीनों एक्टिविटीज के बाद लिखी जाती है। तो आपको आंसर में क्या लिखना पड़ेगा, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आती है। तो आपके आंसर में 4 पॉइंट आने चाहिए। वो 4 पॉइंट आपको लर्न करने हैं। एक तो कैश इन है, दूसरा कैश एट में, तीसरा मार्केटेबल सिक्योरिटीज और चौथा जो रहेगा वो आपका रहेगा एनी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट व्हिच इज लेस देन 3 मंथ। वापस सुन लो, कैश इन है, कैश एट में, थर्ड वर्ड आपका होगा मार्केटेबल सिक्योरिटीज और लास्ट रहेगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लेस देन 3 मंथ। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लेस देन 3 मंथ, इनको क्या बोला जाता है, कैश इन कैश इक्विवेलेंट। अच्छे से इस चीज को पढ़ के जाना, ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल है, मीनिंग ऑफ कैश इन कैश इक्विवेलेंट। तो उसमें आ जाएगा आपका कैश इन है, कैश एट में, मार्केटेबल सिक्योरिटीज और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लेस देन 3 मंथ। उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में कि कैश फ्लो बनाने की कितनी मेथड होती है। तो वो रहेगा आपका 2 मेथड होती है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन पूछा जा सकता है कि कैश फ्लो कितने मेथड से बनाया जाता है। तो 2 मेथड से बनाया जाता है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा था उनको एक चीज क्लियर कर दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए होता है, फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग में सेम है। ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन बनता है जो प्रोबेबल है, कोई भी एक्टिविटीज के आपसे इनफ्लो या आउटफ्लो पूछे जा सकते हैं, या फिर आपको 3-4 एक्टिविटीज देखिए, ट्रांजैक्शन देखिए, पूछा जा सकता है कि ये ऑपरेटिंग में आएगा, इन्वेस्टिंग में आएगा या फाइनेंशियल में। वापस समझ लो क्वेश्चन क्या आ सकता है, ये तीनों थ्योरेटिकल क्वेश्चन में से आपको एक या दो क्वेश्चन शॉर्ट एग्जाम में मिलेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मीनिंग, मेथड्स, एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज थोड़ा सा कमजोर है, एमसीक्यू में आ सकता है, कैश फ्लो में कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन बुक में दे रखा है, एमसीक्यू में आ सकता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है वो आपको ध्यान रखना है कि वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में लगता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन थ्योरेटिकल है वो रहेगा आपका टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस जो किस किस एक्टिविटी में आते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बुक का टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक फर्स्ट टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग दे रखी है, उसमें आपको टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में 33 ट्रांजैक्शंस दे रखी है और बुक में उसका आंसर दे रखा है कि वो ऑपरेटिंग में आएगा, इन्वेस्टिंग में आएगा या फाइनेंसिंग में आएगा। वो आपको हमेशा पढ़नी है। कोई भी 6 एक्टिविटी निकाल के दे देंगे और ये बोल देंगे बताओ इनमें से कौन कौन सी ऑपरेटिंग है, कौन सी इन्वेस्टिंग है या कौन सी फाइनेंसिंग है। हो सकता है वो 6 से ज्यादा भी दे दें। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इन्वेस्टिंग है, ऑपरेटिंग है या फाइनेंसिंग है। तो सिंपल सा, अगर वो फिक्स्ड एसेट्स है, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल, फिक्स्ड एसेट्स से जो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, इनके रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन, परचेज ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, या फिर इन्वेस्टमेंट्स हो, परचेज ऑफ एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, इनके सारे ट्रांजैक्शन इसमें आएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के तरह। और फाइनेंसिंग में कौन से आएंगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल,
प्रेफरेंशियल कैपिटल और लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इनके जो सब ट्रांजैक्शन आएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये सब किसमें आएंगे? फाइनेंस में। तो एक तरह से अगर आप देखो तो जो बैलेंस शीट होती है उसमें से शेयर होल्डर फंड और एनसीएल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये सब जो नॉन करंट लायबिलिटी में आता है, इनसे रिलेटेड ट्रांजैक्शन आपके फाइनेंसिंग में होते हैं। और नॉन करंट एसेट से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो आपके इन्वेस्टिंग के अंदर होंगे। फिर बैलेंस शीट में जो बचता है उससे बचता है करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज और पीएनएल रिलेटेड सारी चीजें होंगी, वो आपको किसमें माननी है? आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तो आपको इससे जज हो जाएगा कौन सी चीज किसमें है। और एक क्वेश्चन वो पूछेंगे तो सबसे ज्यादा चांसेस किसके रहते हैं गलती होने के? डिविडेंड और इंटरेस्ट, डिविडेंड के और इंटरेस्ट, ठीक है। तो अगर इन डिविडेंड और इंटरेस्ट के आगे पेड वर्ड लिखा है, क्या लिखा है? वर्ड पेड, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, तो ये हमेशा आपका फाइनेंसिंग है। पेड लिखा हुआ है तो हमेशा किसमें आएगा? फाइनेंसिंग में। और अगर रिसीव्ड वर्ड लिखा हुआ है तो हमेशा कहाँ आएगा? इन्वेस्टिंग में। इट इज वेरी हेल्पफुल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लो। डिविडेंड या इंटरेस्ट, अगर रिसीव्ड वर्ड आएगा तो आपको उसको कौन सी एक्टिविटी लिखना है? इन्वेस्टिंग। और पेड वर्ड आएगा तो उसको लिखना है फाइनेंसिंग। लॉजिक अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लास्ट टाइम एग्जाम करेंगे, पर ये ध्यान रखना डिविडेंड या इंटरेस्ट, अगर रिसीव्ड है तो इन्वेस्टिंग मानना है और पेड है तो किसको मानना है? फाइनेंसिंग। और शॉर्ट में उन चीजों को समझने के लिए 33 ट्रांजैक्शंस के लॉजिक के लिए, अगर वो चीज शेयर होल्डर फंड या नॉन करंट लायबिलिटी से रिलेटेड है तो फाइनेंसिंग में रहेगा। और अगर वो नॉन करंट एसेट से रिलेटेड है जिसमें आपने आ जाएगा टेंजिबल, इंटेंजिबल और इन्वेस्टमेंट, वो आपकी किसमें आ जाएगी? इन्वेस्टिंग। बची हुई करंट एसेट्स की चीज, करंट लायबिलिटीज की चीज और पीएनएल की सारी चीजें वो आपकी किसमें आएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर अभी एक लास्ट टाइम में और क्या पढ़ेंगे? इन्वेस्टिंग। सबसे पहले फाइनेंस की बात करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6, ये क्वेश्चन कंपल्सरी करके जाना, केवल एक क्वेश्चन बता रहा हूं फाइनेंस का। इन्वेस्टिंग के अंदर इलस्ट्रेशन 5 है और टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग जो है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में उसका सेकंड पार्ट के अंदर दो क्वेश्चन। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में आपका, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में सेकंड जो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर दो क्वेश्चन है, वो और इलस्ट्रेशन 5, सिर्फ ये कर लेना सफिशिएंट है। और इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग में ये दो क्वेश्चंस, फाइनेंसिंग के अंदर केवल इलस्ट्रेशन 6 कर लेना। और अगर ये अगर इनमें भी दिक्कत है तो आप कमेंट करना, मैं उनकी क्वेश्चन को सॉल्व करके वीडियो बना दूंगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आप क्या करोगे? इलस्ट्रेशन नंबर 2 और उसके बाद न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस है उसमें 2-3 क्वेश्चन है जो मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन उसका लॉजिक बता देता हूं। जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर इनडायरेक्ट मेथड से सोल्व हो रहे हैं वो क्वेश्चन 2-3 कर लेना, आपका पेपर इसी से बनेगा। मोस्ट प्रोबेबली हम हमारे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। फाइनेंसिंग के अंदर आपको 100% इलस्ट्रेशन 6 देगा, इन्वेस्टिंग के अंदर इलस्ट्रेशन 5 और टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग के आप दो क्वेश्चन है वो देख लेना, सब एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर पिछली बार डायरेक्ट मेथड आया था, तो इस बार 100% चांसेस है इनडायरेक्ट मेथड आता है। और इनडायरेक्ट मेथड काफी सारे बच्चों को नहीं आता है, तो इस वीडियो में मैं आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का इनडायरेक्ट मेथड कैसे सोल्व करना है वो बता रहा हूं। उसके अलावा अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो अगर आपको कमेंट आएगा तो मैं उसको वीडियो बना दूंगा। बाकी आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का डायरेक्ट मेथड पिछली बार पूछ लिया गया है, इनडायरेक्ट मेथड लॉजिकल होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होता है, बच्चों को कम समझ आता है, तो उसका लॉजिक में मैं बता रहा हूं, उससे आपके हर क्वेश्चन जो मैंने बोले हैं वो सोल्व हो जाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है 3 मार्क्स में, तो आप समझ लो कैसे सोल्व करोगे। और बाकी अगर क्वेश्चंस कराने हैं तो अगर आपको कमेंट आएगा तो मैं क्वेश्चंस भी डाल दूंगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर इनडायरेक्ट मेथड में जो भी क्वेश्चन आपको करना है उस क्वेश्चन के लिए पहले ये इनडायरेक्ट मेथड है, तो अभी आपको ज्यादा लॉजिक्स नहीं समझ नहीं आएंगे, लेकिन आप समझ लो ये चीजें आपने कर ली तो आपके सारे क्वेश्चन इससे सोल्व हो जाएंगे। सबसे पहले आपको लेना है नेट प्रॉफिट इज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितनी बार डायरेक्ट गिवन होता है, नहीं तो 2 साल का पीएनएल दे रखा होगा, दोनों का डिफरेंस करना होता है।
ठीक है। और अगर ये चीज नहीं भी पता चले ये चीजें सोल्व कर लो, आपको एक एक स्टेप के क्या मिलेंगे मार्क्स। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग पॉइंट होगा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एज पर पीएनएल अकाउंट। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एज पर पीएनएल अकाउंट, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं अगर आप क्वेश्चन बोलोगे तो क्वेश्चन डाल दूंगा, एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लो जिससे आपके क्वेश्चन हमेशा छोड़। सबसे पहले ऐड करना है, अगर आपको कोई नॉन कैश एक्सपेंस दे रखे हैं तो हमेशा ऐड कीजिए। नॉन कैश एक्सपेंस के एग्जांपल डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज्ड डिविडेंड, ये सारे जो एक्सपेंस हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन लेटर, इन सब चीजों को आपको ऐड करना है, ठीक है। एक चीज और, हाँ, गुडविल अमोर्टाइजेशन वो भी होगा, तो ये सब चीजें आपकी स्टेप में ऐड करेंगे। जब अगर ये पॉइंट पे आपने किया तो इसके प्रोपोर्शनल मार्क्स मिलेंगे। तो आप एक बार समझ लो, मैं स्टेप से समझा रहा हूं, ठीक है। इतना लॉजिकली समझ रहेगा पर आप समझ लो लास्ट टाइम में एग्जाम में कैसे करना है। सबसे पहले कौन सा पॉइंट आएगा क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, नेट प्रॉफिट इज टू पीएनएल। फर्स्ट पॉइंट जो है इसमें फिर आएगा वो एक नॉन कैश एक्सपेंस। दूसरा, अगर आपको लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स तो उसको हमेशा क्या करना है, ऐड करना है। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स तो उसको हमेशा क्या करना है, लेस करना है। ये तीन चीज के एडजस्टमेंट आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होती है। एक नॉन कैश एक्सपेंस, एक लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। उसके अलावा आपका ये वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके 5-6 क्वेश्चन टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग थर्ड में दे रखे हैं। उनमें से भी 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, 1-1 लाइन का क्वेश्चन है, वो सब इसके ऊपर है, ठीक है, जो मैं मेथड्स बता रहा हूं। तो आपको टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग थर्ड इंपॉर्टेंट करनी है, इसमें से कुछ भी आप मिस नहीं करें। टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग थर्ड, ये सब मैं एनसीईआरटी के जरिए बता रहा हूं। वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करोगे? वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में आप एक चीज ध्यान रखो, सिंपल सी, करंट एसेट्स अगर डिक्रीज हुई तो ऐड करो। करंट एसेट्स अगर डिक्रीज हुई तो ऐड कर लो। तो इसका अपोजिट अगर करंट एसेट्स इंक्रीज है तो क्या हो जाएगा, लेस। करंट एसेट्स डिक्रीज हुई तो ऐड कर लो, ये याद कर लो। इसका अपोजिट हो जाएगा करंट एसेट्स अगर इंक्रीज हुई तो क्या हो जाएगा, लेस। और इसी का उल्टा हो जाएगा करंट लायबिलिटी, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज अपोजिट होती है। तो अगर करंट एसेट डिक्रीज आप ऐड याद कर रहे हो तो करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी जो इंक्रीज है वो आपकी क्या हो जाएगी, सॉरी, करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज है तो वो लेस हो जाएगी। आप वापस सुन लीजिए, करंट एसेट्स डिक्रीज है वो ऐड है, करंट लायबिलिटी इंक्रीज है वो लेस है। इसका अपोजिट आपको वापस करंट लायबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन गिवन होती है, बस आपको ये एडजस्टमेंट ध्यान से पढ़ना है। एक चीज याद कर लो, उससे चालू हो जाएगी। करंट एसेट डिक्रीज है तो उसका अपोजिट करंट एसेट्स इंक्रीज लेस हो जाएगा। इसका अपोजिट किसमें हो जाएगा, करंट लायबिलिटी। और अगर आपको इनकम टैक्स पेड वर्ड दे रखा है तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, लेस करना। अगर इनकम टैक्स पेड क्वेश्चन में गिवन है तो क्या करना पड़ेगा, लेस करना। एक बार देख लीजिए स्टेप्स को। वापस से सुन लीजिए, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज टू पीएनएल, एक नॉन कैश एक्सपेंस, एक लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। फिर वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग पूरा इसी के ऊपर है। करंट एसेट डिक्रीज ऐड होगी, करंट एसेट्स इंक्रीज लेस होगी। इसका अपोजिट करंट लायबिलिटी हो जाएगा। और इनकम टैक्स पेड दे रहा है आपको क्या करना है, लेस करना है। इससे जो भी आंसर आएगा आपका वो हो जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इस तरह से आपको पढ़ना है। और इन्वेस्टिंग फाइनेंशियल के मैंने क्वेश्चन मार्क करा दिए, और ऑपरेटिंग की सारी चीजें यहाँ से आपकी कवर हो जाएगी। लॉजिक्स नहीं है पर आपको स्टेप्स पता है, इससे सोल्व हो जाएगा। और एक जो मैं आपको गाइडेंस देना चाहता हूँ, क्वेश्चन बुक में बहुत सारे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है जिसमें ऑपरेटिंग भी निकाल रखा है, इन्वेस्टिंग भी निकाल रखा है, फाइनेंशियल भी निकाल रखा है, पर क्योंकि आपका मैक्सिमम वेटेज किसी भी क्वेश्चन का वो 3 मार्क्स का है, तो आपको उतने बड़े क्वेश्चन लास्ट टाइम की प्रैक्टिस नहीं करने हैं। और जो क्वेश्चन मैंने मार्क करा है वो मिनिमम है, ये आपको एनी हाउ प्रैक्टिस करने हैं। और अगर आपको ये चीजें नहीं आती है तो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं क्वेश्चंस भी जो मैंने मार्क करे हैं वो सॉल्व करा दूंगा। और ये आज जो मैंने कवर किया ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना।
अगर आप कैश फ्लो छोड़ के भी जा रहे हो तो ये 10-15 मिनट में जो पढ़ा वो पढ़ लेना, आपको 4 से 5 मार्क्स का बेनिफिट एग्जाम में हो जाएगा। वापस सुन लीजिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के 4 पॉइंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लेस देन 3। मेथड्स कितनी होती है? 2, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर एक्टिविटीज कितनी होती है? 3। इसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा लगता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। फिर एक्टिविटीज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। जो चीजें शेयर होल्डर फंड और एनसीएल से रिलेटेड होती है फाइनेंसिंग में जाएगी, जो चीजें टेंजिबल, इनटेंजिबल और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होती है वो इन्वेस्टिंग में जाएगी, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर जो है वो आपकी पीएनएल की चीजें, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी की चीजें आएंगी। ये चीजें यहां पर आएंगी और ये चीजें बाकी आपकी पीएनएल की आएंगी। फिर क्वेश्चन कौन से करेंगे इसमें से? इलस्ट्रेशन 6, इसमें इलस्ट्रेशन 5 प्लस टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग चेकिंग करनी है। क्लासिफिकेशन एक्टिविटी के ऊपर आपका टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट है, वो आराम से देखना है आपको। ये 33 एक्टिविटीज आपको इस लॉजिक से समझ आ जाएगी। ये ध्यान रखना है डिविडेंड और इंटरेस्ट, अगर पेड है तो फाइनेंसिंग में जाएगा, रिसीव्ड है तो इन्वेस्टिंग में जाएगा। फिर आपको इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग के क्वेश्चन भी हो जाते हैं, ऑपरेटिंग के नहीं होते बच्चों से, तो सिंपल स्टेप्स बता दी, इसमें करोगे आपका सोल्व हो जाएगा। अगर कुछ क्वेश्चन में आधी स्टेप से आगे नहीं है तो आपको बाकी सोल्व करने की जरूरत नहीं। अगर आपको आधी स्टेप्स का सॉल्यूशन पता है, आधे का नहीं पता है, तो जितने स्टेप समझ आई वो चीज कर लेना, उसके प्रोपोर्शनल मार्क्स आपको हमेशा मिलेंगे। और उसके अलावा आपको स्टेप्स याद कर लीजिए। स्टार्टिंग पॉइंट होगा, पहले कौन सा क्वेश्चन है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इनडायरेक्ट मेथड। तो नेट प्रॉफिट एज पर पी है, ए नॉन कैश एक्सपेंस, ए लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है। करंट एसेट्स डिक्रीज को ऐड कर दो, इसका अपोजिट करंट एसेट्स इंक्रीज हो जाएगा, और इसका अपोजिट जैसा करंट एसेट्स में कर रहा है उसका अपोजिट आपको करना पड़ेगा करंट लायबिलिटी के अंदर। और अगर इनकम टैक्स पेड है तो वो आपको क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है। इससे आपकी क्या निकल जाती है? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं वो आप प्लीज कर लेना, एग्जैक्ट होके क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। पिछली बार इसमें जो क्वेश्चन आए थे वो भी एग्जैक्ट बुक से बिना वैल्यू चेंज हुए आए हैं। ये दूसरी बार है जब कैश फ्लो पूछा जा रहा है, तो नए क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। आप ये जो बता क्वेश्चन कर लीजिए, और इनमें डाउट हो तो भी आप मेरे से पूछ लेना। आई होप ये वीडियो आपको कैश फ्लो में काफी हेल्प करेगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।